आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की डेट्स आपको पता है बहुत पास में है, 30 से 40 दिन आपके पास प्रोडक्टिव डेज बचे हैं। आपका एग्जाम अगर मैं मान के भी चलूं मई के स्टार्टिंग वीक में होता है, या आपका एग्जाम क्योंकि 2 महीने तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चलते रहते हैं, लंबे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो मई भी मान के चलते हो ना आपका, भाई आपका एग्जाम मई में पड़ता है। फिर भी आप देखोगे तो 40 से 45 दिन 50 दिन आपके पास प्रोडक्टिव डेज बचते हैं। इन 40 से 50 दिन में किस तरीके से आप पढ़ो, है ना, कौन सी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से रिवीजन करो, मॉक्स कौन से दो, कितने दो, एंड किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, इन 40 से 50 दिन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, और अब भी अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं एएसओ इन सीएसएस हूं, एसएससी सीजीएल के थ्रू 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पे अभी कार्यरत हूं, और मेरा आरआरबी एनटीपीसी 19 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था, और मेरा जो स्कोर था सीबीटी 1 में वो 91 था आउट ऑफ 100। तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूं, जो चीजें मैं जानता हूं, समझता हूं, एंड बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के और भी यूजफुल वीडियोज, चाहे वो सिलेबस एंड वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड हो, ग्रुप डी एंड आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन पे हम वीडियो बनाएंगे वन बाय वन करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, एंड बाकी वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, एंड 40 से 50 दिन को आप बेस्ट तरीके से यूज कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले अगर बेसिक चीजों के बारे में बात करूं तो आपका एग्जाम मंथ वैसे अप्रैल था, बट मैं मान के भी चलूं कि आपका जो एग्जाम है वो मई में होता है। आपका एग्जाम मई में पड़ता है क्योंकि 2 महीने तक एग्जाम चलता है। 11,558 वैकेंसीज है, मतलब वैकेंसीज अभी तक कम है, और उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दो तरह की वैकेंसी आती है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए वैकेंसीज जो है वो 8,100 कुछ है, और जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए 3,500 वैकेंसीज है, मतलब जिनका अभी ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, बेसिकली वो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में, तो वो भी एग्जाम देंगे, तो उनके लिए 3,500 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज अभी कम है, पिछले साल की तुलना में तो काफी कम है। पिछले साल जब 19 में वैकेंसी आई थी तो 35,000 वैकेंसी समथिंग थी। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि यार कट ऑफ तो बढ़ने वाली है, कंपटीशन भी बढ़ा है इन सालों में, एंड वैकेंसी कम हो गई है, एंड ये वैकेंसी अभी फाइनल नहीं है। आई थिंक कि वैकेंसी जरूर बढ़ेगी जब आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, एंड फाइनल स्टेज तक जब आप पहुंचोगे तब तक वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, बट इतना भी नहीं बढ़ेगी ना कि 35,000 पहुंच जाए। तो ये बात तो है कि इस बार कट ऑफ पहले सालों की तुलना में हाई जाएगी, कंपटीशन पहले सालों की तुलना में हाई है। जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, एंड 40 क्वेश्चन आएगा जीके सीबीटी 1 के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे जीके की वेटेज काफी अच्छी खासी है। जब सीबीटी 2 में जाता है तो वहां पे भी आपका मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा 35 क्वेश्चन, एंड जीके कितना आएगा 50 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं, और वहां भी जीके की वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जीके जिसका अच्छा होगा वो ज्यादा स्कोर करेगा। जीके अच्छा होना पड़ेगा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं कि भाई जीके में ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, एंड बाकी कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, बात करेंगे। तो ये मोटा मोटा ब्यौरा है। कट ऑफ की अगर बात करूं कि आपको सीबीटी 1 में टारगेट स्कोर कितना करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 90 स्कोर बाय टारगेट लेके चलो, क्योंकि एग्जाम सीबीटी 1 का इजी आता है, सीबीटी 2 जरूर अच्छा पेपर आता है, सीबीटी 1 इजी आता है, और इजी पेपर में आपको 90 स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 100, ताकि आप जो है श्योर हो सको कि आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है उसका सीबीटी 1 का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाए। वैसे देखो 85 कट ऑफ जाता है, 80 जाता है, 87 भी जाता है, अलग अलग जोन्स पे डिपेंड करता है, बट आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए कि 90 ले आऊं, बस बात खत्म, फिर मेरा सीबीटी 1 तो क्लियर मान के चलूंगा, सीबीटी 2 की तैयारी मैं करूंगा। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई देखो सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी ऑलराउंडर, वहां पे आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, उनकी मैं 1 बाय 1 करके पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि आपका जो यहाँ से टाइम है ना, जो बहुत क्रिस्पी लाइक कंटेंट पढ़ के, बहुत ब्रीफ कंटेंट पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर पाओ, वैसा कंटेंट वहां पे अवेलेबल करवाऊंगा अलग अलग सोर्सेज से, जहां भी जितना मुझे अच्छा लगेगा वो डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वो टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो, चाहे वो फॉर्मुलाज की हो, चाहे थ्योरम्स की हो, चाहे वो जीके के टॉपिक्स के रिलेटेड हो, वो वहां पे आपको मिल जाएगी, तो वो जरूर देख लेना। एंड अब बात करते हैं, देखिए मैथ्स के सबसे पहले। देखिए मैथ्स की अगर बात करूं तो आपके अब सिलेबस में जब देखते हैं तो आपका मैथ्स का सिलेबस कुछ ऐसा रहता है, मैंने यहाँ पे लगाया है, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख ले। तो मैथ्स के सिलेबस में आप देखोगे तो अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा दिखता है, ज्यादातर टॉपिक्स अर्थमेटिक के हैं। एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, इनमें भी जब आप देखोगे तो बेसिक चीजें आपको, बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे सीबीटी 1, बहुत बेसिक से क्वेश्चन, लाइक आपको कौन कौन का फॉर्मूला पूछ लिया, कौन के फॉर्मूला पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, आर दिया था, पाई का वैल्यू आपने रखा, आंसर निकल गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड। तो पहली चीज तो मैं आपको ये कहूंगा, एडवांस मैथ जो है ना, चाहे ट्रिगो हो, चाहे आपका ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, उसमें ऊपर ऊपर का कंटेंट पूछा जाएगा। आपको डीप में नॉलेज है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज अपने आप को देखूं एंड मुझे केवल मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद है, तो भी मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में ठीक कर दूंगा, ये मुझे पता है, क्योंकि उतना ही आएगा उसमें।
तो अगर आपने अभी तक एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ा है या आपका वीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि फॉर्मुलाज एंड थ्योरम्स अच्छे से रट लो, याद कर लो। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि आपको अगर थ्योरम एंड फॉर्मुला याद है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को कर दोगे। और ये सब पीडीएफ जो है ना थ्योरम एंड फॉर्मुला की, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनकी मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, डाउनलोड करके याद कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो कैलकुलेशन सीबीटी 1 में उतना ज्यादा नहीं आता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितना मैंने पेपर को एनालाइज किया है। तो फिर भी जिसका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा, क्योंकि देखो बेसिक कैलकुलेशन तो होती है, तो जो कैलकुलेशन में अच्छा करेगा तो वो अच्छा एग्जाम में अच्छा कर लेगा, टाइम बचा लेगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि कैलकुलेशन पे डेली अभी 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान दो कि प्लस एडिशन आप फास्टली कर सको, मल्टीप्लीकेशन फास्टली कर सको। तो वहां पे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं फास्टली क्वेश्चंस को कर पाता हूं। तो ये जरूर आप कर अभी से करें, स्टार्ट करें। दूसरी चीज देखो कि अब प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यूज के सेट उठाओ। अभी आरआरबी एएलपी एग्जाम हुआ, उससे पहले आरपीएफ एसआई वाला एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम था। तो अब उन एग्जाम्स के सेट उठाओ कि उनमें रिसेंटली कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। मैथ्स का सेट उठा लो, मैथ्स के सेट को टाइम लगा लो कि भाई 30 मिनट में करूंगा, 20 मिनट में करूंगा, 25 मिनट में करूंगा। इस तरीके से अपनी स्पीड को अगर बढ़ाना है, लेटेस्ट क्वेश्चंस को देखना है, क्या पूछ रहा है रेलवे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, आपको अब टाइमर लगा के उन सेट्स को लगाना स्टार्ट करना है। कौन से सेट्स? अभी जो एएलपी एग्जाम हुआ है उसके सेट लगाओ सबसे पहले सीबीटी 1 के, एंड जो आपका एसआई वाला एग्जाम है उसके सेट्स उठा के लगाओ, ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उनका पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, ये सेट्स मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो डाउनलोड करके डेली लगाना स्टार्ट कर देना। पीवाईक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए मिक्स्ड क्वेश्चंस की, कि आपके पास अलग अलग टॉपिक वाइज उसमें सारा प्रीवियस क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, तो वो आप जरूर ले लें, कोई भी पब्लिकेशन की ले लें, कोई भी बुक उठा लें, बट पीवाईक्यूज होने चाहिए। आई होप कि आपके पास होगा भी, एंड सीबीटी 2 के लिए भी जरूरी होगा, तो आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। अब उसमें से डेली कोशिश करो कि 50 से 70 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस कर पाओ। आपके अर्थमेटिक का सिलेबस में आप देखोगे तो टाइम एंड वर्क, एवरेज, एसआईसीआई ये भी है, एंड आपके पास मिक्स एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप जैसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कोशिश करो कि 10 क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क के उठा लिए, 10 टाइम स्पीड डिस्टेंस के उठा लिए, 10 एवरेज के उठा लिए, एंड आपका सिलेबस मोटा मोटा आई थी होप कि अभी तक कंप्लीट होगा। तो 10-10 क्वेश्चन करके इस तरह से 50 से 70 क्वेश्चन डेली मिक्स प्रैक्टिस करो, और वो मिक्स प्रैक्टिस आपकी 1 से 1.5 घंटा हो। 1 से 1.5 घंटा आपकी मिक्स प्रैक्टिस हो, 15 मिनट आप दे रहे हो कैलकुलेशन स्पीड को, और आधा घंटा आप रिवीजन करो डेली, जो भी आपके नोट्स बने, जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो भी आप रिवीजन करना चाहते हैं क्लासेस के थ्रू कैसे भी, तो वो आधा घंटा 45 मिनट आपका रिवीजन के लिए हो। तो मैं अगर मोटा मोटा बताऊं आपको, तो 2.5 घंटा आपको मैथ्स को देना पड़ेगा, जिसमें 45 मिनट तक आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे वो क्लास के थ्रू कर रहे हो, चाहे आपको नोट्स बने उनको रिवाइज कर रहे हो, एंड उसके अलावा आपको 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है टॉपिक्स के जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं पीवाईक्यू वाली बुक से। एंड रिसेंट में जैसे मान लो अभी बुक नहीं लगा रहे आप, तो आप रिसेंट के जो एएलपी और अभी एसआई वाले एग्जाम है उनके सेट्स लगाओ, वो कंप्लीट हो जाए, देन आप बुक से मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बट मिक्स प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपको अब से अपना स्कोर बढ़ाना है मैथ्स में, क्योंकि सीबीटी 2 में मैथ्स अच्छी आती है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 में तो कर दिया, ठीक है, परसेंटेज पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था, डायरेक्टली कर दिया, उड़ा दिया, नहीं, ठीक है, बट सीबीटी 2 में अच्छी मैथ्स आती है, तो उसके लिए आपको अभी अवेयर रहना पड़ेगा कि लेटेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझिए। तो 2.5 घंटे तक आपको मैथ्स को पढ़ना है, जिसमें 45 मिनट रिवीजन को दो, 15 मिनट कैलकुलेशन को दो, और 1 से 1.5 घंटा आपको देना है पीवाईक्यू प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस करते जाओ जब तक कि एग्जाम ना हो, तब तक रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ इसको कंटिन्यू करना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। रिवीजन आप उधर करोगे, वो आपको बूस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस को, क्वेश्चंस में और ज्यादा अच्छे होने लगेंगे, परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट और अच्छे स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, कैलकुलेशन स्पीड पे काम कर रहे हो वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो 2.5 घंटे तक अब आपको मैथ्स को देना होगा इस तरीके से, जैसे मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग पोर्शन की। देखिए, रीजनिंग पोर्शन में अगर बात करूं तो आपकी मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी लिस्ट में अगर दूं आपको, तो कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, मिसिंग नंबर है, सिलोग वाला टॉपिक है, वेन डायग्राम वाला टॉपिक है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट वगैरह, वो भी इसमें है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। सबसे पहले कोशिश करो कि इन क्वेश्चंस की डेली 1 घंटा आप 10-10, 15-15 क्वेश्चंस करके मिक्स प्रैक्टिस करो डेली 1 घंटा। ये 5 से 7 टॉपिक आपके डेली प्रैक्टिस में रहे। अगर ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर 40 दिन तक ये 5 से 7 टॉपिक आपके डेली प्रैक्टिस में रहे हैं, एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार वो टॉपिक्स जिनमें सब अटक रहे हैं, वो टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं, जिनकी मैं डेली प्रैक्टिस करके आया हूं, तो मैं अच्छा कर लूंगा। और रीजनिंग में आप डेफिनेट सी बात अच्छा करके आओगे। उसके अलावा मान लो ये 7 टॉपिक्स है जो आपको डेली प्रैक्टिस करने ही करने, इसके अलावा आपने क्विज दी, फुल मॉक दिया, उसमें कोई भी टॉपिक वीक दिखा, आपको दिखा कि यार ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी मेरे थोड़े थोड़े गलत हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी इनके साथ मिक्स करके स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस करना। इन 7 टॉपिक में से कोई टॉपिक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसमें से एक टॉपिक हटा दो, देन नया टॉपिक आपको लगाया, डाइस वाले क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े गलत होते हैं, उसको आपने इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ाना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस देगा आपको, बहुत अच्छे स्कोर आप करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 7 टॉपिक जो मैंने बताए ये तो करने ही करने अच्छे। इसके अलावा मॉक में कोई दूसरा टॉपिक गलत हो रहा है तो उसको भी मिक्स प्रैक्टिस के साथ इन्वॉल्व कर देना। गारंटी देता हूं, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो अगर आप करते हो 40 दिन, नेक्स्ट 40 दिन, तो आपका आज का स्कोर हो सकता है कि 60 आ रहा हो, 70 आ रहा हो, वो बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो करो ये चीजें करना, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि मैक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा आप कर जाओगे।
अगर कोई टॉपिक में दिक्कत होती है, यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटे के वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें आप तुरंत समझ लेते हो, क्वेश्चंस को कर लेते हो। एक नॉन वर्बल एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैं आपको एक क्लास सजेस्ट करूंगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो क्लास जरूर देख सकते हैं। उससे आपका जो, क्योंकि उसमें ज्यादातर दिक्कत आती है, सभी लोगों को दिक्कत आती है, एसएससी वालों को भी दिक्कत आती है, रेलवे वालों को भी दिक्कत आती है कि वो कैसे शेप को इधर से उधर घुमा देता है, क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई नो कि आप कहाँ गलतियां कर सकते हैं और कहाँ कमियां होती है, कहाँ से दिक्कत आती है, खुद भी तो उसी जर्नी से गुजरे हैं ना, तो समझते हैं उस चीज को। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, तो वहां पे आप जरूर ज्वाइन हो लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब बात करता हूँ देखो जीके की, तीसरा सब्जेक्ट है जीके जीएस, जिसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। कि साइंस का भी बहुत अच्छा खासा वेटेज आपको पता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 में साइंस के बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले साइंस पोर्शन की जीके जीएस में, तो साइंस में अगर आपने अभी तक समझ में नहीं आता आपको साइंस, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो एक प्लेलिस्ट दूंगा मैं साइंस की, फुल प्लेलिस्ट, जिसपे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक आपका वीक हो उस क्लास में जाके सुन लेना, ठीक है। मैं 3 क्लासेस दूंगा, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की एंड फिजिक्स की, तीनों की 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस होगी, कंप्लीट क्लासेस। जो भी आपका पोर्शन वीक हो, बायोलॉजी वीक हो तो वो वाली क्लास देख लेना, केमिस्ट्री वीक हो तो वो वाली क्लास देख लेना, एंड फिजिक्स वीक हो तो वो वाली क्लास देख लेना, जो मैं नीचे दूं ऑप्शन दूंगा, ठीक है। तो जो भी वीक हो आपका पोर्शन, उसको जाके कंप्लीट, उस वीडियो को कंप्लीट कर दो, एंड देन आपको क्या करना, पीवाईक्यूज लगाना है रेलवे में जो क्वेश्चंस आए हैं साइंस के। ध्यान रखना इस चीज को, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुने। जो भी आपका वीक हो वो वाला आपको देखना है, पूरा क्लास देख लेना, 8 से 10 घंटे में कंप्लीट आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं जो रेलवे में आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका साइंस वाला पोर्शन अच्छा होगा, बट करोगे तब अच्छा होगा, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है बायोलॉजी क्लास ली, पीवाईक्यू लगाई नहीं, छोड़ दिया, फिर वापस धीरे धीरे जो मैंने पढ़ा भी है क्लास में भूल गया। तो ये चीज होगी अगर आप खुद से थोड़ा एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसके नोट्स भी बना लेना, ताकि वो हेल्प करे सीबीटी 2 में भी, क्योंकि वो वीक तो रहेगा ना अभी भी, तो सीबीटी 2 में भी हेल्प करेगा। तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज, आपको डेली 50 से 100 पीवाईक्यू लगाने चाहिए रेलवे में जो क्वेश्चन आए हैं उनके, चाहे वो रिसेंट एग्जाम्स के देखो, आप सबसे पहले वो करना चाहो वो कर लो, एंड उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी 19 एंड 19 के बाकी जो एग्जाम्स हुए थे, आरपीएफ एसआई, जेईएन, जो भी एग्जाम होते रहते हैं, तो उनके आप लगाना पीवाईक्यूज। तो मैं ये कहूंगा 50 से 100 क्वेश्चन डेली आपके पीवाईक्यूज में हो जीके जीएस के भी, वो ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस को कि यार जो रेलवे में आता है वो क्या मुझे आता है। और रेलवे में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। तो फिजिक्स की जब क्लास देखो, एंड उससे जो थ्योरम्स और फॉर्मुलाज वो अलग नोटबुक पे लिख लेना, अलग पेज पे लिख लेना, ताकि बार बार रिवाइज करने में आसानी रहे, ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ भाई ये फॉर्मुलाज है तो मैं तुरंत तुरंत देख लूंगा, एंड देन मेरा मॉक टेस्ट या जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। तो वो भी एक अलग पेज पे लिख लेना ताकि आपको हेल्प करे एग्जाम में। एंड जनरल साइंस का वेटेज काफी अच्छा खासा रहता है रेलवे एग्जाम में, तो जनरल साइंस आपका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जीके का सबसे ज्यादा वेटेज, और जीके में भी सबसे ज्यादा वेटेज किसका, जनरल साइंस का। इसको अच्छा करना है, क्लासेस के लिंक दे दिए हैं, देख लेना, समझ लेना, सुन लेना, एंड याद कर लेना, रिवाइज कर लेना उसको बार बार, जो भी आप लिखते हो या जो भी सुनते हो। पीवाईक्यूज 50 से 100 डेली लगाने हैं साइंस पोर्शन में भी, जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि 40 फिजिक्स का लगा लिए, 30 आपने केमिस्ट्री का लगा लिए, 30 जो है बायोलॉजी का लगा लिए। अब मैं बाकी पोर्शन की बात करूं अगर जीके जीएस की, तो वहां पे भी मैं आपको एक चीज कहूंगा कि ज्यादातर सीबीटी में जब आप देखेंगे तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस पार्टी के इस ईयर में किसने अध्यक्षता की थी, या कुशाण वंश का जो अंतिम शासक कौन था, पहला शासक कौन था, उनकी राजधानी कौन सी थी, या जो पल्लव वंश थे उनकी पहला शासक कौन था, उनकी राजधानी कहाँ थी। ऐसे ऐसे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, अगर आप जैसे आपका जीके जीएस वीक है, आपको जीके जीएस अच्छा करना है, तो आप हिस्ट्री पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 2-3 घंटे का वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, स्मार्टली आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आपके पास नेशनल पार्क्स एंड डेंस फॉर्म्स एंड सेंसस, एंड जो नेचुरली जो लाइक हिल्स हो गई, पहाड़ियां हो गई, कोई पासेस हो गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजिक में बार बार आपको देखने को मिलते हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले कर लीजिए। दोबारा मैं 1 बाय 1 आता हूं सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले हिस्ट्री पे अगर आऊं, तो हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट रूलर एंड लास्ट रूलर ज्यादा पूछते हैं। जो रेड एरियाज होते हैं, लुसेंट वाली बुक उठाना, उसमें रेड एरियाज वाले जो चीजें होती है ना, कि कांग्रेस में कौन से ईयर में किसने अध्यक्षता की थी, जो मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें कौन से ईयर में क्या हुआ था, स्पेशली 1935, 1919, 1942, इस तरह 1925 ककोरी कांड, इस तरह से 1928, समझ रहे हो। तो ये वाले जो ईयर्स है उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, राजधानी कौन सी थी, इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, या फिर ये वाला जो कवि है वो किसके शासनकाल में आया था, ये फॉरेन ट्रेवलर किसके शासनकाल में आया था। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो ये वाला ईयर है 1919, उसमें कौन सा कांड हुआ था, या 4 ऑप्शन दे देंगे, चंपारण इसमें हुआ था या इसमें हुआ था, मैच करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो रेड एरियाज वाले बनते हैं। लुसेंट में जो रेड एरियाज में दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखोगे, पेज पलटोगे, आएगा कि ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज किसने थी, रेड एरियाज में है। कांग्रेस के अलग अलग जो अधिवेशन होते हैं वो रेड एरियाज में है। आपको कौन सी पत्रिका, कौन सा अखबार जो है समाचार पत्र वो किसने प्रकाशित किया था, रेड एरियाज में है।
उसके अलावा जो आपके पास ईयर वाइज जो चीजें घटित हुई है वो भी उसमें रेड एरियाज में दी है। तो वो चीजें आप याद कर लेना, ताकि जो भी सोसाइटीज वगैरह स्थापित हो वो भी रेड एरियाज में, तो वो सबसे पहले आपको याद करना है। फर्स्ट एंड लास्ट रूलर वाली है वो भी उसमें है, कभी जो पोइट आए थे, फॉरेन ट्रेवलर आए थे, वो भी उसमें है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री हो चाहे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, सबसे पहले फोकस करना है आपको रेड एरियाज पे। जो भी दिया है वो आप सारा रट लो, याद कर लो, बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि वहां से भर भर के क्वेश्चंस आने वाला है। स्टैटिक फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की किसने की थी, पहला शासक कौन था, द्वितीय शासक कौन था, राजधानी कहां थी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना, बार बार उन्हीं को पढ़ना है, एंड बाकी जो फैक्ट्स हैं वो आपको देखने हैं, बट ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अभी के हिसाब से बताऊं तो ये बार बार आपको रिवाइज करना है। उसके बाद पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके पास कहां से कौन सा सोर्स था वो जरूर क्वेश्चन आता है कि अमेरिका से क्या लिया था, कनाडा से क्या लिया था, जो संघात्मक विशेषताएं हैं वो कहां से ली, जो द्विसदनीय शासन है वो कहां से लिया, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली, तो इस तरीके से आएंगे। तो पॉलिटी में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इंपोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपको पता हो कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया है, कि एक से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक फॉर्मेट में, वो आपको पता हो। ज्योग्राफी की बात करो तो नेशनल पार्क्स आएंगे, पहाड़ियां, हिल्स, पासेस, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक फॉर्मेट में, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले ये वाला टॉपिक कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, रिवर्स, पहाड़ियों से रिलेटेड, आपके पास सेंसस से रिलेटेड, एंड उसके बाद जो सौर मंडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख लेना। एंड उसके अलावा जो पतझड़ ऋतु, अलग अलग जो ऋतुएं होती है, मिट्टी होती है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लेना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो बहुत बड़ा है, बट जब आप उसमें टॉपिक्स डिस्क्रिमिनेट करते हो कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, तो वो यही चीजें पूछी हुई आपको मिलती है कि हाँ भाई हिमालय पर्वत पूछ लिया, नेशनल पार्क पूछ लिया, पहाड़ी पूछ लिया, दर्रा पूछ लिया, एंड मौसम या मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो यही सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो स्टैटिक जीके में सीबीटी में आपको यही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स अच्छे कर लेने हैं। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपका 5 ईयर प्लान पूछते हैं, आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड फैक्ट्स पूछते हैं, आपका बजट जो रिसेंट में हुआ उसमें थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पहला बजट कहां से आया था, किसने दिया था, एटीसी पहली बार रेल बजट और जो आम बजट था वो कब अलग हुआ था, इटीज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको नेशनल इनकम, शेयर मार्केट से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स आपको रटने हैं, एंड 5 ईयर प्लान आपको जरूर देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ईयर प्लान है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा साइंस में मैंने आपको बताया है, स्टैटिक जीके की मैं सारी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो कोई क्लासेस की आप लेने की नीड नहीं है, सारी जो पीडीएफ है वो आपको एक बार गो थ्रू हो लेना। बाकी जितने भी जीके के पोर्शन है ना उनके शॉर्ट नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वो भी आप एक बार देख लेना। इसके अलावा बात करते हैं अगर मॉक टेस्ट की, तो ये मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो भी रिसेंट में एग्जाम है उनकी पीडीएफ लगाना स्टार्ट करो कि रिसेंट में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आरआरबी, ठीक है। सबसे पहले आप वो लगाओ, एंड आपको ऑनलाइन मॉक भी देने हैं टाइम टाइम पे। तो जो भी न्यू मॉक्स होते हैं, आपको पता है टेक्स्ट बुक या जो भी आपके पास ऐप है उसमें न्यू मॉक्स भी देते रहो, एंड बीच बीच में जो आरआरबी एनटीपीसी 19 हुआ था ना उसके मॉक इन्वॉल्व करते रहो, कि पता चले आपको कि कैसे एनटीपीसी में क्वेश्चंस आए थे, सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 का भी बीच बीच में लगा सकते हो। तो डेली अब आपको, डेली नहीं तो 3 दिन में एक मॉक या वीक में 3 मॉक देने चाहिए अब आपको, ताकि आपको हेल्प मिले जानने में कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, और किस हिसाब से स्कोर को बढ़ाना है, कहाँ कमियां हैं, जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको आप अलग नोटबुक में लिख रहे हो, उनको बार बार रिवाइज कर रहे हो वीकली, एंड देन रिवाइज करके आप नेक्स्ट मॉक दे रहे हो, तो वो आपको ज्यादा गेन देगा, स्कोर में ज्यादा इंप्रूवमेंट देगा, ज्यादा एनालिसिस देगा कि कहाँ कमियां रही है और कैसे इंप्रूव करना है उन चीजों को। तो ये कहूंगा मॉक देना है, वीक में 3 मॉक तक अब दो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रहा है। एसएससी वाले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा मॉक पे ज्यादा फोकस रखो, जो आरआरबी एनटीपीसी के मॉक्स हैं वो ज्यादा दो, ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। फिर जो क्वेश्चन गलत हो, जो टॉपिक गलत हो, जो सब्जेक्ट गलत हो, उन पे ज्यादा काम करवाओ, पीवाईक्यूज लगाओ उनके ज्यादातर, और बाकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा टाइम अब आपको देना चाहिए। रिवीजन करो, रिवीजन के टाइम में 45 मिनट रिवीजन हो हर सब्जेक्ट में, एंड देन 1 से 1.5 घंटा हर सब्जेक्ट में आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो, पीवाईक्यू बुक से या फिर पीडीएफ से जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट देते रहना, एक न्यू मॉक दो, 2 पीवाईक्यू दो, एक न्यू मॉक दो, 2 पीवाईक्यू दो, इस तरह से कंबाइन करके चलो। और अब टाइम बहुत कम रहा है तो मेहनत लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्सन ये सब अलग कर दो, है ना। अब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है, अब आपको ये है कि भाई बस ये एग्जाम है, 40 दिन है, 40 दिन लगातार पढ़ना, 8, 10, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। अब ये भाई पढ़ना पड़ेगा 8, 10, 12 घंटा, क्योंकि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इस कंपटीशन में निकलना है, 90 स्कोर करना है, तो मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। कट ऑफ स्कोर अभी मत सोचो, मैंने आपको बताया कि 90 अभी लेके चलो कि 90 तक आप लाओ सीबीटी 1 में, तभी आप श्योर हो पाओगे कि भाई मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद सीबीटी 2 के बारे में बात कर लेंगे बाद में, बट अभी सीबीटी 1 फोकस्ड हम रहते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ से रीजनिंग आएंगे, 40 जीके के आएंगे। तो जीके की वेटेज ज्यादा है। मैंने कहा साइंस का जरूर ध्यान रखना, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको ज्यादा रखना है, ज्यादा याद करना, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और हिस्ट्री एंड पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में जो स्टैटिक फैक्ट्स है
उनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप साइंस अच्छा करें, उसके बाद पॉलिटी एंड हिस्ट्री कंप्लीट करें, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये आपका थोड़ा स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए पढ़ने की, रिवीजन जरूर आपका डेली होता रहना चाहिए, मिक्स प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। और जो हाँ भी आपको मॉक टेस्ट में लगे ना भाई इस टॉपिक में यहाँ पे गलतियां हो रही है, उसके पीवाईक्यूज लगा दो। सीधा सा फंडा यही है, किसी भी चीज को जो वीक है उसको अच्छा करने का फंडा यही है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगा दो, वो अच्छा हो जाएगा। तो ज्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई भी दिक्कत हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम डेट को लेकर ज्यादा डर में मत रहो, एग्जाम डेट वैसे अप्रैल बताया ना, तो आप मान के चलो आपका मई में एग्जाम स्टार्ट होगा या आपका मई में एग्जाम पड़ेगा, ये मान के चलो। तो आपका पास अभी भी 40 दिन 45 दिन ही है, तो उन पे ध्यान दो, 40-45 दिन में एग्जाम डेट एडमिट कार्ड सब हो जाएगा। तो अब तैयारी आपकी फुल एंड विद एनर्जी होनी चाहिए कि आपको डाइवर्सन नहीं है, कोई कहीं भी कुछ शादी समारोह फंक्शन ये सब अब आप थोड़ा साइड में रख रहे हो और अब आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। जो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे ना, आप नहीं जा रहे, हो जाएंगे वापस राजी हो जाएंगे, बस आप पढ़ाई करो, है ना। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं, और अगर आपको चाहिए कि हर सब्जेक्ट में मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अब पढ़ लेने चाहिए और इस सोर्स से पढ़ लेने चाहिए, तो उसके पर भी, उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। नीड योर सपोर्ट। अगर आपके कमेंट आते हैं 200 प्लस कमेंट होते हैं, या मुझे लगता है कि बहुत इनफ कमेंट है जो चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बने, या फिर कोई और वीडियो आप बनाना चाहते हैं, कोई और टॉपिक्स पे जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसे करें, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। जो लिंक्स की मैंने बात की है, क्लासेस की बात की है, वो सारे मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का दे दूंगा, ताकि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे भी। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चेक कर लेना और तैयारी अच्छी करो। मेरा फुल पूरा सपोर्ट है आप लोगों को, जो भी डाउट है मैं उसका जरूर आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में पूछना, कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी करते थे, सीजीएल चॉइस में नहीं हुआ, उनको शेयर करते हैं वीडियो, और बताएं कि कैसे तैयारी कर सकते हैं वो अब भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर और अच्छी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आपके घर वाले आपकी उम्मीदों पे हैं कि आप जरूर इस बार कर जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट।